नमस्कार। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ हम आए हैं, स्टेप्स ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन। पिछले दो वीडियो में मैंने कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनेयर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट को एक्सप्लेन किया था। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। जो लोग स्टडी नहीं कर पाए हैं तो प्लीज़ उसे स्टडी कर लें। जो लोग मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो बनाते जाएंगे आपको नोटिफिकेशन भी मिलती जाएगी। स्टेप्स ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन। गुड टेस्ट कंस्ट्रक्ट करना एक आर्ट है और इस आर्ट में आप तभी सक्सेस हो पाएंगे जबकि आप इसके स्टैंडर्ड स्टेप्स को परफेक्टली फॉलो करें। टेस्ट कंस्ट्रक्शन के 7 स्टेप हैं। फर्स्ट, प्लानिंग ऑफ द टेस्ट, आइटम राइटिंग, प्रिलिमिनरी ट्राई आउट, reliability of the test, validity of the test, norms of the test, preparation of the manual and reproduction of the test. फर्स्ट है प्लानिंग ऑफ द टेस्ट। जो सबसे पहली चीज है जिसे हम प्लान करते हैं, फर्स्ट पॉइंट है ये। प्लानिंग किसका करते हैं? टेस्ट के ऑब्जेक्टिव क्या है, टेस्ट क्या असेस करना चाहिए, ये क्या मेजर करता है या इसे क्या मेजर करना चाहिए, इसको जानते हैं या समझते हैं। तो इसके लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट सबसे पहले डिसाइड करते हैं अपनी प्लानिंग में। जब हमारा ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो जाता है तब कितने नंबर ऑफ आइटम हम बनाएंगे, 100, 50, 150 एक्सेट्रा, क्वांटिटी में हमारे आइटम्स क्या होंगे, इसका निर्धारण हम करते हैं। थर्ड है फॉर्म ऑफ आइटम। जब भी हम टेस्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट में ही हम डिसाइड कर लेते हैं कि टेस्ट में जो आइटम होंगे, जो क्वेश्चन होंगे, वो ऑब्जेक्टिव होंगे या सब्जेक्टिव क्वालिटी के होंगे। फोर्थ है इंस्ट्रक्शन। टेस्ट में कौन कौन से इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे जिसका कि एडमिनिस्ट्रेशन करने वाला उस टेस्ट को कैसे फॉलो करेगा, ये सारे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। नेक्स्ट है टाइम लिमिट। 2 टाइप के टाइम लिमिट होते हैं टेस्ट में। फर्स्ट है टाइम लिमिट कुछ इस प्रकार के जिसमें फिक्स टाइम में ही आपको टेस्ट पूरा करना होता है, लेकिन कुछ टेस्ट ऐसे भी होते हैं जिसमें कि आप टाइम लिमिट नहीं देते हैं। उसको आप ये कहते हैं कि आप कंफर्टेबली टोटल आइटम्स को जितने टाइम में रीड कर सके आंसर दें। तो आपको आंसर देना है उसी टाइम में। टाइम लिमिट का भी केयर करते हैं, जहां नीड होती है वहां केयर करते हैं टाइम लिमिट का, जहां नहीं होती है वह नहीं करते। सिक्स्थ है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। फॉर एग्जांपल कि कोई भी इंटेलिजेंट टेस्ट बना रहा है तो उसमें हम आगे कैसे बढ़ेंगे। फर्स्ट मान लें यदि 100 आइटम है तो पहला ऑब्जेक्टिव हो गया इंटेलिजेंट टेस्ट। हम बना रहे हैं तो इंटेलिजेंट टेस्ट हमारा पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा नंबर ऑफ द आइटम 100 है। तीसरा फॉर्म ऑफ आइटम, तो जैसे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देना चाहें या जो भी दें तो उसके बाद इंस्ट्रक्शन देंगे। नेक्स्ट टाइम लिमिट तय करेंगे और फिर लास्ट में हम देखते हैं कि उसमें किस प्रकार की स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज होगी, इसे डिसाइड करेंगे। फर्स्ट स्टेप के बाद सेकेंड स्टेप हमारा होता है आइटम राइटिंग का। आइटम राइटिंग क्या है? आइटम राइटिंग एक आर्ट है।
ये ऐसी आर्ट है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज एन आइटम। एन आइटम इज डिफाइंड एज सिंगल क्वेश्चन और टास्क दैट इज नॉट ऑफ्टन broken down into smaller units। तो यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि जो हमारा आइटम है उसके लिए बीन महोदय ने कहा है कि यह एक सिंगल क्वेश्चन होता है, कोई ऐसा टास्क होता है जो कि उसकी छोटी यूनिट में डिवाइड नहीं होता है। दैट मीन्स आइटम उस टेस्ट का सबसे छोटा यूनिट होता है। एक गुड टेस्ट आइटम राइटिंग के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। पहली नीड है कि जिस एरिया में हम आइटम बना रहे हैं उस एरिया में आइटम राइटर का एकदम परफेक्ट या नॉलेजफुल होना चाहिए। उसे हर प्रकार की जानकारी होनी चाहिए। दूसरी चीज है आइटम राइटर को यह पता होना चाहिए कि जो भी आइटम का हम टाइप ले रहे हैं वो मल्टीपल चॉइस, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव जो भी ले रहे हैं उसकी क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड है लैंग्वेज। गुड कमांड होनी चाहिए, गुड लैंग्वेज होनी चाहिए। इससे यह लाभ होगा कि जो आप कहना चाह रहे हैं आइटम में वो आप कम्युनिकेट कर पाते हैं। यदि आइटम राइटर की लैंग्वेज परफेक्ट नहीं है तो वह कुछ भी इस प्रकार आइटम बना सकता है जिससे कि बनाने में वो कुछ और चाहता है और आंसर देने वाला कुछ और आंसर दे जाता है। लास्ट पॉइंट है आइटम राइटिंग के बाद उस एरिया के उस टेस्ट के जैसे इंटेलिजेंस के एरिया में, जैसे आप कर रहे हैं आइटम बना रहे हैं या पर्सनालिटी के एरिया में बना रहे हैं, तो उस एरिया में बहुत लंबे समय से वर्क कर रहे जो लोग हैं, जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, उनसे संपर्क स्थापित करना चाहिए ताकि हमारा आइटम परफेक्ट हो। आइटम राइटिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है प्रीलिमिनरी ट्राई आउट। इसका मीन्स प्रारंभिक रूप से ट्राई आउट्स जो है हम लोग करते हैं, वो इससे हम एक्सपेरिमेंटल ट्राई आउट्स के नाम से भी जानते हैं। और यह एक ऐसा स्टेप होता है कि जस्टिफाई करते हैं कि कौन सी मिस्टेक हमसे हुई है आइटम बनाते समय, उनको पहले ही आइडेंटिफाई करने के लिए और सही करने के लिए यह ट्राई आउट हम करते हैं। इसमें केयर करने वाली बात यह है कि जिस पे आप उस टेस्ट का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं वह कुछ उसी प्रकार के पर्सन पर होने चाहिए जिससे कि आप टेस्ट बनने के बाद करना चाहेंगे। यानी ट्राई आउट ऐसा ही व्यक्ति पर करें जो कि टेस्ट बनने के बाद जिस व्यक्ति का सिलेक्शन करें उसी टाइप का होना चाहिए। रिसर्च टारगेट के इक्वल ही हमारा ट्राई आउट पर्सन और हमारा सैंपल होना चाहिए। अब हम समझेंगे प्रीलिमिनरी ट्राई आउट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो फर्स्ट है टू फाइंड आउट द इनएडुकेशंस। इनएडुकेशंस जो भी अस्पष्टता या अर्थहीनता या डिफिकल्टी लेवल की प्रॉब्लम है उस टेस्ट के आइटम से में रह जाती है, उसको हमें दूर करना चाहिए ट्राई आउट्स के द्वारा। सेकंड है वैलिडिटी स्टैब्लिश करना। एक एक आइटम्स का बहुत आवश्यक होता है। कहने का तात्पर्य हर आइटम्स की अलग अलग वैलिडिटी ज्ञात करनी चाहिए कि इंफीरियर एंड सुपीरियर आइटम है उनके बीच अंतर को भी समाप्त करना हमारा काम होता है। इसी को हम डिस्क्रिमिनेटरी इंडेक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट। रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट
इसका हम पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि रिलायबिलिटी रेफर करता है कंसिस्टेंसी इन स्कोर्स। इसमें दो तरह की कंसिस्टेंसी होती है, टेम्पोरल एंड इंटरनल। टेम्पोरल का अर्थ होता है कालिक, अर्थात आइटम में बहुत फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए और इसको हम सामान्यतः 14 डेज के अंतराल पर दोबारा से एडमिनिस्ट्रेट कर कोरिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं और इस प्रकार हम टेम्पोरल कंसिस्टेंसी ज्ञात करते हैं। इंटरनल कंसिस्टेंसी विद इन द टेस्ट में हम लोग एस्टैब्लिश करते हैं कि टेस्ट के अंदर इंटरनल कंसिस्टेंसी है कि नहीं। इसके लिए हम ऑड एंड इवन आइटम्स के बीच का कोरिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं या टेस्ट के बीच दो बराबर भागों में बांटकर 50 आइटम्स तथा नेक्स्ट 50 आइटम्स के बीच इंटरनल कंसिस्टेंसी एस्टिमेट कर सकते हैं। इस तरह की रिलायबिलिटी को हम सेल्फ कोरिलेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट। पिछले वीडियो में भी हमने वैलिडिटी के बारे में चर्चा की थी। इसका सीधा सा मीन्स होता है कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने टेस्ट कंस्ट्रक्ट किया है, क्या मेरा टेस्ट उसी उद्देश्य या टारगेट को फॉलो कर रहा है, उसमें सफल है। यदि है तो वैलिड है हमारा टेस्ट, अन्यथा नहीं। तो हम जानते हैं कि किसी भी टेस्ट की बाह्य कसौटी के साथ सहसंबंधित किया जाता है टेस्ट और दूसरे किसी अन्य समान टेस्ट के साथ उसके सहसंबंध का पता लगाया जाता है। इस प्रकार से हम लोग किसी एक्सटर्नल क्राइटेरिया के आधार पर, बाह्य कसौटी के आधार पर अपना जो टेस्ट बनाते हैं उसे दूसरे टेस्ट के साथ उसका कोरिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं और इस प्रकार से हम वैलिडिटी का पता करते हैं कि वह टेस्ट वैलिड है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम आपको टेस्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं इंटेलिजेंस के फील्ड में, तो एमसी जोशी के इक्विवेलेंट ही आप एमसी जोशी के टेस्ट के साथ उसका कोरिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे। इस तरीके से ये हुआ कंकरेंट वैलिडिटी या समवर्ती वैधता ज्ञात करना। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं, नॉर्म्स ऑफ द टेस्ट, जिसमें हम लोग टेस्ट के नॉर्म को एस्टैब्लिश करते हैं या टेस्ट के नॉर्म को बनाते हैं। नॉर्म का मीन है किसी भी प्रतिनिधिक प्रतिदर्श द्वारा टेस्ट पर प्राप्त औसत प्राप्तांकों को ही हम नॉर्म या मानक कहते हैं और जब तक किसी टेस्ट का नॉर्म नहीं होता है वह एक स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं कहा जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप एज को नॉर्म बना सकते हैं, ग्रेड को नॉर्म बना सकते हैं, परसेंटाइल नॉर्म एस्टैब्लिश कर सकते हैं या स्टैंडर्ड स्कोर को नॉर्म बना सकते हैं, बहुत सारे नॉर्म्स आप अपनी आवश्यकता के अनुसार बना सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप जो है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ मैनुअल रिप्रोडक्शन। यह लास्ट स्टेप है। इसमें आप यह तय करते हैं कि आपको कितनी प्रतियां उस टेस्ट की चाहिए और बुकलेट किस प्रकार का हो, मैनुअल किस प्रकार का हो, और ये सारी चीजें उसमें हम फाइनल करते हैं कि इस स्टेप में हमें जो भी हो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, इससे जिससे कि टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के समय या टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम न फेस करना पड़े। तो मुझे लगता है आपको स्टेप्स ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। पिछले वीडियो के भी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं,
जो लोग वॉच नहीं किए हैं तो प्लीज़ उसे वॉच कर लेंगे। थैंक यू।